हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो ये वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैट 1 का PYQ क्वेश्चन। और इसमें हम एक क्वेश्चन नहीं, पूरा जो सेट है, यानी कि जो IIT मद्रास का अभी रिसेंट वाला एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2024 को, उस पर जितने क्वेश्चन आए थे हमने कोशिश की है कि सारा का सारा कवर हो जाए। और ये केवल हमने कोशिश ये नहीं की है कि केवल आपको आंसर बता दिया जाए या फिर 10 मिनट में सब कुछ हो जाए, 5 मिनट की मैगी या नूडल्स है वो बना दिया। तो ये थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम पूरा डीप में क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश होगी कि आप अगर ये वीडियो देखते हो तो जितने आपके 14 आपके क्वेश्चन है, इसमें टोटल 14 क्वेश्चन होंगे और टोटल इसके मार्क्स कितने होंगे, 40 मार्क्स होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको केवल 14 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, क्वेश्चन जो है उसमें सब क्वेश्चन भी हैं। तो एटलीस्ट इससे 20 या 30 कॉन्सेप्ट, 30 से ऊपर कॉन्सेप्ट क्या करोगे आप यहाँ से सीख के जाओगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ये बोल रहा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। कंसिडर द फॉलोइंग 4 इमेजेस ऑफ द स्कैटर प्लॉट। यानी कि आपको 4 इमेजेस दिए गए हैं और आपको क्या बता रहा है, इसमें ये बताना है कि प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्रेजेंट द कोरिलेशन वैल्यूज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको बताना है कि इनका जो कोरिलेशन वैल्यू है उनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाओ। ठीक है, ये स्कैटर प्लॉट को। तो अब इसको देखो कैसे इसको अप्रोच करना है। तो सबसे पहले आप इनको देखो, जो ये प्लॉट दिख रहा है, ए प्लॉट, बी प्लॉट, सी प्लॉट, ये क्या है, ये ए प्लॉट है, ये बी प्लॉट, सी प्लॉट और डी प्लॉट, ये स्कैटर प्लॉट है। अब जब आप ए को देख रहे हो ना, तो आपने देखा होगा एक लीनियर एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, मान लो कि अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई ऐसे जा रहा है, यानी कि ये क्या होता है, ये होता है आपका, ये होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है, वाई एक्सिस। अब मान लो कि अगर कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर पॉइंट यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे है। अगर पॉइंट एक्स को बढ़ाया और वाई को बढ़ाया तो ये क्या हुआ, ये वाला ग्राफ इधर बढ़ा। यानी कि पॉइंट ऐसे होता है, ये वाला इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, ये यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट। यानी आप देख रहे हो कि एक्स बढ़ा रहे हो तो वाई भी बढ़ रहा है। तो ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है कैसा दिख रहा है, ये आपका लीनियर एक्सप्रेशन दिख रहा है और इसमें जो वैल्यू जा रही है वो पॉजिटिव जा रही है। तो जब प्लॉट 1 को देखना है, तो अब देखो प्लॉट 1 में देख रहे हो कि यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहे हैं वो स्कैटर्ड तो हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या है, ये आप इस डायरेक्शन में इनको देख रहे हो, जो पॉइंट प्लॉट हुए हैं ये क्या है, इनका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव है। और ये क्या शो कर रहा है, ये लीनियर रिलेशनशिप शो कर रहा है। अब इसका मतलब हो क्या रहा है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, यानी कि वन वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि प्रेडिक्टेबल मैनर में। अब इसकी कोरिलेशन की बात करें तो जो इसका जो ए का कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव होगा। और ये क्लोज टू +1 होगा। ये किसके बराबर होगा, +1 के क्लोज होगा। इसका क्या, इसका कोरिलेशन जो होगा वो क्या होगा, वो +1 के क्लोज होगा, क्योंकि ये लिनियरली क्या कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव लिनियर रिलेशनशिप है। अब डी में देखो, अगर यही मैं मान लो ये वाला मैं ग्राफ बनाऊं और कोई फंक्शन ऐसे है कि ये क्या हो रहा है, ये इस तरीके का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है। यानी कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये डिक्रीज वाला फंक्शन होता है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या था, वाई यहाँ पे था, यानी एक्स जब यहाँ पे था तो वाई मैक्सिमम था। अब जैसे जैसे वाई बढ़ रहा है ना, अब देखो यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, यानी कि देखो एक्स यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन वाई पे क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम आ गया। तो जैसे एक वेरिएबल बढ़ेगा दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाएगा क्या, स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन। निगेटिव कोरिलेशन है और ये किसके क्लोज है, ये -1 के क्लोज होगा, ये -1 के क्लोज होगा। क्यों है, क्योंकि जैसे एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा क्या हो रहा है, प्रिडिक्टेबल मैनर में डिक्रीज हो रहा है। अब सी में देखो, ये रैंडमली स्कैटर्ड आपके प्लॉट है, तो ये क्या कर रहा है, ये भी एक लीनियर पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, लेकिन इससे देखो ये पूरा का पूरा निगेटिव है। लेकिन ये पूरा निगेटिव ना होकर ये क्या होगा, ये क्लोज टू जीरो होगा। क्या होगा, ये क्लोज टू जीरो होगा, इसका कोरिलेशन। अब देखो डी, डी भी क्या है, ये लिनियरली ग्रोथ कर रहा है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन जो थोड़ा स्कैटर्ड जो है वो काफी ज्यादा, ये क्या है, ये अपवर्ड में क्या कर रहा है, स्कैटर्ड है। लेकिन इसका जो कोरिलेशन होगा वो क्या होगा, वो एकदम लीनियर तो नहीं है, लेकिन ये 0 से स्लाइटली एबव है। यानी कि क्या होगा, 0 से स्लाइटली एबव होगा इसका कोरिलेशन। अब आपने समझा कि जो ए है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव रिलेशनशिप है, यानी कि +1 के क्लोज होगा। जो बी का जो आपका कोरिलेशन होगा वो -1 के करीब होगा। जो आपका सी होगा ये 0 के करीब होगा। और जो डी होगा वो 0 से स्लाइटली एबव होगा। डी जो होगा वो 0 से स्लाइटली एबव होगा।
अब देखो आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, प्लीज सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल रिप्रेजेंट द कोरिलेशन वैल्यूज। आपको कोरिलेशन वैल्यू पूछ रहा है लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग वाला है यानी कि ए जो है, ए ऑप्शन जो है उसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है जो इसका कोरिलेशन दिख रहा है वो +1 के बराबर दिख रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगा सबसे मैक्सिमम। ठीक है, सबसे कम किसका दिख रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग निगेटिव रिलेशनशिप किसका दिखा, बी। यहाँ पे बी होगा। हमें बताना क्या है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है, यानी कि सबसे छोटा फिर उसके बाद सबसे बड़ा। तो अब देखो सबसे छोटा क्या है, बी, और सबसे मैक्सिमम क्या है, ए है। अब इनके बीच में देखो हमने डी और सी को देखा है, तो हम सी को जब देख रहे हैं ये क्लोज टू 0 होगा। तो जो ये होगा ये किसके बराबर होगा, बी जो होगा, बी से बड़ा होगा सी, और सेकेंड नंबर पे जो आएगा वो डी आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे देखे थे कि जो डी का कोरिलेशन होगा वो स्लाइटली 0 से एबव होगा। तो ये जो आएगा वो यहाँ पे आएगा और फिर आपका ये आएगा। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर वो ये होगा, पहले बी, सी, डी और ये क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर होगा। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आपका यानी कि एक ऑप्शन राइट होगा, आपको सिलेक्ट करना है। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट 1 कहता है एजुकेशन लेवल 10th 12th ग्रेजुएशन etc इज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल। स्टेटमेंट 2 कहता है एजुकेशन नंबर 10th 12th ग्रेजुएशन etc हैज ए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्टेटमेंट 3 कहता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर एन एग्जाम बाय कैंडिडेट इज ए डिस्क्रीट वेरिएबल। और आपको ये गिवन बताया कि स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, स्टेटमेंट 1 एंड 3 सही है, आपका स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ करेक्ट है, या फिर सभी स्टेटमेंट सही है, आपको बताना है। अब इसमें आपको ऑप्शन भी दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। जब आपने पढ़ा होगा पूरा वीक का कॉन्सेप्ट स्टैटिक का, तो देखो आपने पढ़ा होगा डेटा के बारे में। क्या पढ़ा होगा, आपने डेटा के बारे में पढ़ा होगा कि डेटा क्या होता है। डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैटेगोरिकल, क्या होता है, एक होता है कैटेगोरिकल, और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो डेटा होता है वो होता है न्यूमेरिकल। दूसरा क्या होता है, ये होता है न्यूमेरिकल। अब किसको कैटेगोरिकल बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे कैटेगोरिकल की बात हो रही है, नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है, और डिस्क्रीट की बात होती है। हम सब पूरे डिटेल में जानेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे। तो देखो डेटा हो गया 2 टाइप का, एक हो गया कैटेगोरिकल और दूसरा क्या हो गया, न्यूमेरिकल। अब कैटेगोरिकल किसे बोलते हैं, देखो इसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव। और जो न्यूमेरिकल होते हैं इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप बताओ क्वांटिटेटिव किसे बोलते हैं और क्वालिटेटिव किसे बोलते हैं। तो जो आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल्स बोलते हैं, और जो न्यूमेरिकल वाले को क्या बोलते हैं, हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि जो आपका कैटेगोरिकल डेटा होता है इसको हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उन वाले वैल्यूज को लेते हैं जो कि किसी ग्रुप को या फिर कैटेगरी को दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये ग्रुप या कैटेगरी को दिखाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के तौर पे नहीं, जैसे जेंडर हो गया, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, इसका जेंडर हो गया। ये क्या है, ये एक ग्रुप को शो करते हैं, ये एक कैटेगरी को शो करते हैं। जेंडर में क्या हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है और मेल हो सकता है। तो जेंडर क्या होगा, ये कैटेगोरिकल हुआ, यानी कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूमेरिकल में क्या होगा, यानी कि क्वांटिटेटिव में क्या होगा, ये क्या शो करता है, ये आपको शो करता है, जैसे आप मान लो कि ये क्वांटिटेटिव वैल्यू को शो करेगा, यानी कि इस पे आपके एग्जांपल के तौर पे मार्क्स ले लिया। मार्क्स क्या है, ये न्यूमेरिकल डेटा होगा। और जो आपका मेल फीमेल हो गया, आपके और क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर मान लो कि यहाँ पे दे दिया गया 10th 12th ग्रेजुएशन, ये क्या होंगे, ये कैटेगोरिकल डेटा होंगे। फिर आपका आ गया, जैसे मान लो किसी कोई स्टेट बोर्ड का नाम दे दिया गया, यूपी बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गया, फिर आपका सीबीएसई हो गया, ये क्या होंगे, ये आपके कैटेगोरिकल डेटा होंगे, क्योंकि ये किसी ग्रुप या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या हो गया, मैथ्स हो गया, जैसे रोहित ने किसी एग्जाम में क्या किया, रोहित ने 376 स्कोर किया है, तो ये किस तरह का डेटा होगा, ये क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल डेटा होगा। अब इसके कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं, उनको भी आप जान जाओ। जो आपका कैटेगोरिकल होता है उस पर हम कोई भी मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी मैथ्स में कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा, हम कोई भी जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा डेटा के बारे में कि कैटेगरी और न्यूमेरिकल डेटा होते हैं। अब आता है स्केल ऑफ मेजरमेंट, ये जानना जरूरी है। स्केल ऑफ मेजरमेंट, जैसे हमने कैटेगोरिकल और न्यूमेरिकल को बांटा, तो जो कैटेगोरिकल होता है इसके 2 मेजरमेंट के आपके होते हैं।
दो स्केल होते हैं, एक होता है नॉमिनल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में भी दो आपके स्केल ऑफ मेजरमेंट होते हैं, एक होगा रेशियो और दूसरा होगा इंटरवल। ठीक है, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जरूरी है, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। आपका जो लॉजिक है, आपका कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे तब आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आप ऐसे केवल मार्क करते हुए क्वेश्चन चले जाओगे, केवल आंसर देखते हुए, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस रहेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है आपसे पूछते हैं नॉमिनल, आपका इसमें नॉमिनल पूछा है, आगे चल के इंटरवल के बारे में पूछते हैं, रेशियो के बारे में पूछते हैं, तो आप कैसे करोगे? आपको आता रहेगा तभी तो करोगे। अगर आपको पूछे कि ऑर्डिनल क्या होगा, तो आपको नहीं आएगा, केवल आप नॉमिनल और कैटेगोरिकल जान के चले जाओगे, डिस्क्रीट के बारे में चले जाओगे, लेकिन डिस्क्रीट के बाद कॉन्टिन्यूअस क्या होता है आपको पता नहीं है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इसलिए पूरा डीप डाउन जाओ, पूरा समझो क्या होता है। इससे इस क्वेश्चन से आप 2 4 5 कॉन्सेप्ट सीख के जाओ, तो जाके आपको हेल्पफुल होगा। तो देखो, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट में बताया कि कैटेगोरिकल में नॉमिनल होते हैं और ऑर्डिनल होते हैं, न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, रेशियो और इंटरवल होते हैं। कैटेगरी क्या करता है, एक ग्रुप या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं नॉमिनल और ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल क्या होता है। अब देखो, इसको समझने के लिए क्या करते हैं ना, हम एक ग्राफ बनाते हैं। जैसे ये आपका आता है नॉमिनल, यहाँ पे आता है नॉमिनल, मैंने लिख दिया, ये है नॉमिनल, ये है आपका ऑर्डिनल, ये हो गया आपका इंटरवल और ये हो गया रेशियो स्केल। अब ये समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, अब देखो देखो नॉमिनल जो कैटेगरी होता है, ये क्या होता है, ये नेम्ड कैटेगरी होता है। क्या होता है, ये नेम कैटेगरी होता है। इसमें जो आते हैं उसमें केवल नेमिंग वाले आते हैं। जैसे अगर आप समझ नहीं पा रहे होगे कि नेम कैटेगरी का क्या मतलब हुआ, अगर मैं नॉमिनल स्केल का एग्जांपल लूँ, जैसे आपका नेम हो गया, किसी भी का नाम वेरिएबल, किसी का नाम स्टोर करा लो किसी वैल्यू में, तो वो क्या होगा वेरिएबल में, वो होगा नॉमिनल। आपका ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप क्या होता है, ओ, ए बी, ए बी, ये क्या होता है, ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये भी किस में आएगा, ये आपका नॉमिनल, आपके मेजरमेंट ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट में आएगा ब्लड ग्रुप। ये क्या हो गया, नॉमिनल हो गया, जिसमें केवल नेम्ड कैटेगरी होता है। ऑर्डिनल में क्या आता है, ऑर्डिनल में देखो नेम तो आएगा, यानी कि इसका कुछ तो नाम रहेगा, नेम रहेगा, लेकिन साथ साथ ऑर्डर भी होगा। क्या होगा, नेम के साथ साथ ऑर्डर होगा। जैसे मैं इसकी बात करूं, तो आपने रैंकिंग देखा होगा, रैंकिंग हो गया, फिर आपका क्या हो सकता है, रेटिंग हो सकता है। इसका नेम तो इसमें हो सकता है, लेकिन ये क्या होते हैं, इनमें ऑर्डर भी साथ में होता है, इनको आप छोड़ नहीं सकते हो। जैसे आप इस बार एग्जाम्पल पढ़ो, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट 1, एजुकेशन लेवल 10th 12th ग्रेजुएशन ईटीसी इज ए कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी कि डेफिनेटली ये सही है, ये एक नॉमिनल, इस ये नेम कैटेगरी में आता है, तो ये क्या होगा, कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पे क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती, यानी क्वांटिटेटिव अगर रिप्रेजेंट करता है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। लेकिन ये क्या है, ये एक नेम कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको क्या बोलोगे आप, कैटेगोरिकल वैल्यू है। ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एजुकेशन लेवल 10th 12th ग्रेजुएशन ईटीसी हैज ए नॉमिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब अगर मैंने ये अभी नहीं बताया होता तो आप उसको नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि कैटेगरिकल तो है, क्योंकि हमने देखा कैटेगरिकल के 2 टाइप होते हैं, एक हो गया नॉमिनल और दूसरा हो गया ऑर्डिनल। न्यूमेरिकल का होता है रेशियो और इंटरवल। अब आपको बताना है कि कैटेगरिकल में से ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल है। तो आप बताओ, जो 10th 12th और ग्रेजुएशन है, क्या इसमें केवल नेम है या फिर इस पर कुछ ऑर्डर भी है? आप बताओ कि कोई बच्चा अगर 12th पढ़ना चाहता है तो उसको पहले 10th पढ़ना होगा या फिर डायरेक्टली 12th पढ़ लेगा? नहीं। तो ये एक ऑर्डर फॉलो करेगा, 10th के बाद ही 12th होगा और 12th के बाद ही क्या होगा, ग्रेजुएशन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ रहा है, एक ऑर्डर भी आ रहा है। तो ये नॉमिनल ना होके ये कौन सा होगा, ये आपका ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा। क्या होगा, ये ऑर्डिनल स्केल ऑफ मेजरमेंट होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट 2 जो होगा वो गलत होगा। अब आपने नॉमिनल और ऑर्डिनल से ये क्वेश्चन कर लिया। अब लेकिन जो बाकी हैं, इंटरवल और रेशियो, उनको भी जान जाओ, क्योंकि हो सकता है कि आपके अगले टर्म में ये पूछते हैं। तो देखो, इंटरवल क्या होता है, इंटरवल में क्या होता है, नेम ऑर्डर वगैरह तो आप छोड़ दो। अब ये क्या हो गया, न्यूमेरिकल में चले जाएंगे। ये दोनों में क्या होता है, न्यूमेरिकल में आते हैं, और ये किस में आते हैं, ये आपके कैटेगोरिकल में आते हैं। इंटरवल में क्या होता है कि इसमें नो एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसमें जो जीरो होता है, एब्सोल्यूट जीरो होता है, वो नहीं होता है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इंटरवल की अगर मैं बात करूं, तो टेम्परेचर की बात करूं, तो टेम्परेचर क्या है, ये इंटरवल क्या है, स्केल ऑफ मेजरमेंट है। टेम्परेचर क्यों इंटरवल है, और रेशियो पहले जान लो कि रेशियो क्यों नहीं है, रेशियो का एग्जाम्पल टेम्परेचर क्यों नहीं है, क्यों इंटरवल का एग्जाम्पल है टेम्परेचर। रेशियो स्केल क्या होता है,
रेशियो इक्वल क्या होता है, जहाँ पे ट्रू जीरो वैल्यू क्या होता है, एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे रेशियो पॉसिबल होता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेशियो पॉसिबल होगा, इंटरवल में रेशियो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, रेशियो के एग्जाम्पल की बात करें तो रेशियो में जैसे एज हो गया, हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, ये सब किस में आते हैं, मार्क्स, आपके मार्क्स हो गया, मार्क्स जो हो गए, ये सारे के सारे किस में आते हैं, रेशियो में आते हैं। अब जो टेम्परेचर क्यों रेशियो में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो कोई मतलब एब्सोल्यूट जीरो नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस आपका एसी के रूम का टेम्परेचर है, और अब बाहर जब देख रहा हूँ तो ये बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आप क्या इसको ये बोलोगे कि बाहर दोगुना गर्मी है? नहीं, क्योंकि ये जीरो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप ये भले बोल सकते हो कि जो बाहर का टेम्परेचर है और अंदर का टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, ये वाला राइट है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो, रेशियो में बात नहीं कर सकते हो कि 20 का दोगुना यानी कि 40 डिग्री ज्यादा गर्म है बाहर टेम्परेचर, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे जीरो क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। केवल यहाँ पे आप डिफरेंस निकाल सकते हो, प्लस निकाल सकते हो। वही रेशियो की बात करें, यहाँ पे आप रेशियो में क्या कर सकते हो, आप रेशियो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, और यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल जो जीरोस होता है वो एग्जिस्ट करता है। जैसे एज और हाइट में, हाइट और आपका दो अगर हाइट है तो उनका रेशियो निकाल सकते हो, वेट में रेशियो निकाल सकते हो, एज में जितने भी सारे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो। और वही क्या होता है, कैटेगोरिकल में आप नहीं कर सकते हो, आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हो। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अब दो चीज बची। अब आपसे आपसे जो पूछ रहा है, स्टेटमेंट 3 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर एन एग्जाम बाय कैंडिडेट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब ये क्या होता है, तो देखो दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा जो होता है कॉन्टिन्यूअस। ये समझ लो आप, एक क्या होता है, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। इसको भी ध्यान से समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि किसी चीज को काउंट करने के लिए काम यूज में आते हैं। काउंट ऑफ समथिंग डिनोट करता है डिस्क्रीट, काउंट ऑफ समथिंग। और जो कॉन्टिन्यूअस होता है ये क्या करता है, ये मेजरमेंट दिखाता है। क्या होता है कॉन्टिन्यूअस, ये मेजरमेंट ऑफ समथिंग शो करता है। काउंट ऑफ समथिंग से मतलब क्या हुआ, मान लो कि ये दिखाना है कि एक महीने में कितने एक्सीडेंट हुए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सीडेंट आप दिखाओगे। नंबर ऑफ एक्सीडेंट मतलब 2 हुए, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, तो ये क्या होगा, ये काउंट दर्शाएगा। अब आप ये नहीं कराओगे 20.5 एक्सीडेंट हुए या फिर हाफ एक्सीडेंट हुए, ऐसा नहीं ना वो होगा, क्योंकि काउंट जो होता है वो फुल में होगा, 20 होगा, 40 होगा, 30 होगा, 1 होगा, 0 होगा, ऐसे आपके काउंट होते हैं। ऐसे अगर बात करो कि किसी भी, अगर आपका क्लास है और उसमें ये दिखाना हो कि मैथ्स में कितने लोग पास हैं, तो अब ये थोड़ी बोलोगे 2.5 लोग फेल हो गए हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसमें जो भी वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट वेरिएबल होगा, यानी कि एग्जैक्ट चीजें होती हैं, तो उसी को बोलते हो डिस्क्रीट। जैसे 50 बच्चे फेल हो गए तो आप बोलोगे कि ये किस तरीके का वेरिएबल है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। ठीक है, यानी कि डिस्क्रीट जो होता है वो काउंट ऑफ समथिंग रिप्रेजेंट करता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, ये मेजरमेंट को शो करेगा। मेजरमेंट में कुछ भी हो सकता है, जैसे वेट हो गया, आपका वेट मान लो कि 65.6 हो सकता है किसी का वेट जो हो सकता है वो होता है 70.8 हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉइंट में नंबर्स आते हैं, कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, ये किसी भी चीज को मेजर किया जाता है, इसमें मेजरमेंट ऑफ समथिंग के लिए यूज किया जाता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसी तरह हाइट हो सकता है, आपका स्पीड ऑफ व्हीकल हो सकते हैं, ये किस में आते हैं, कॉन्टिन्यूअस मेजरमेंट में आते हैं। तो आप स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर एन एग्जाम बाय ए कैंडिडेट इज डिस्क्रीट वेरिएबल। अब सपोज करो कि आप यही आईआईटी मद्रास का क्या दे रहे हो, आईआईटी मद्रास का क्वालिफायर दे रहे हो, ठीक है, क्वालिफायर टेस्ट दे रहे हो। कोई बच्चा जो होगा वो क्या करेगा कि फर्स्ट सिस्टम में आया और उसने क्या किया, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। किसी को क्या हुआ कि कुछ मान लो कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी क्या हो गई कि मान लो कि जिस दिन आपका एग्जाम है 27 अक्टूबर को मान लो आपका एग्जाम है, आप किसी कारणवश बीमार पड़ गए या फिर आपको कहीं जाना हो गया, आप छोड़ दिए, तो आपको क्या लगे, 2 अटेम्प्ट लगेंगे। आप 2 अटेम्प्ट में क्लियर करोगे, यानी कि 1 होगा 2 होगा। अब आप ऐसे थोड़ी नहीं बोलोगे कि आप क्या कर सकते हो कि ऐसा है कि आप 1.5 अटेम्प्ट में, 1.5 अटेम्प्ट में, 2.5 अटेम्प्ट में इसको क्लियर कर लोगे, तो ये नहीं है। तो यानी कि स्टेटमेंट 3 क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। जो अटेम्प्ट लगेंगे आपको क्लियर करने के एग्जाम में वो क्या होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल में आएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 सही है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन होगा ये होगा, ऑप्शन बी जो इसका होगा वो राइट होगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? अभी आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए डेटा में, कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा, रेशियो, इंटरवल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमने ग्रेडेड असाइनमेंट में सॉल्व किया हुआ है। तो देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रेडेड असाइनमेंट भी देख के जाना है आपके क्वालिफायर एग्जाम के लिए।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहते हैं, कंसिडर द ऑब्जर्वेशन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एक ऑप्शन इसमें राइट होगा। कंसिडर द ऑब्जर्वेशन एक्स एंड वाई गिवन इन द टेबल Q2, और ये आपका Q2 यहाँ पे टेबल दिया गया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पॉपुलेशन कोवेरिएंस, आपसे क्या पूछ रहे हैं, पॉपुलेशन कोवेरिएंस बताओ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द ऑब्टेन्ड वैल्यू, यानी कि आपको पॉपुलेशन कोवेरिएंस निकलेगा तो आपको बताना है कि जो ये रिलेशन जो फाइंड होगा वो लीनियर रिलेशनशिप होगा, यानी कि पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप होगा, यानी कि कोई लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्या होगा, ये क्या क्या होगा, मतलब उसके बारे में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको पॉपुलेशन कोवेरिएंस निकालने आना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन का पॉपुलेशन कोवेरिएंस निकालोगे, तभी तो आप ये बता सकते हो कि किस टाइप का लीनियर रिलेशनशिप है। क्योंकि जो कोवेरिएंस होता है वो क्या करता है, कोवेरिएंस जो होता है वो दो वेरिएबल जैसे एक्स और वाई होंगे उनके चेंजेस को मेजर करता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इसमें 3 स्टेटमेंट आते हैं, 3 चीजें होती हैं, मैं पहले बता देता हूँ आपको। जैसे मान लो कोवेरिएंस आपने निकाला एक्स और वाई का, आप कैसे बताओगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर नो लीनियर है। देखो अगर आप निकाल रहे हो कोवेरिएंस एक्सपीरियंस, इसके 3 आपके कंडीशन बनते हैं। आपने कोवेरिएंस ऑफ निकाला एक्स वाई का, तो आप पहले जाने कि कोवेरिएंस होता है क्या है, ये मेजर करता है कि दो वेरिएबल एक्स और वाई कैसे चेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि चेंज टुगेदर कैसे हो रहे हैं। अब देखो इसके 3 कंडीशन बनते हैं। अगर मान लो कि जो कोवेरिएंस निकाला वो क्या आ रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव आएगा, दूसरा क्या है, हो सकता है कंडीशन, दूसरा हो सकता है कि आपका कोवेरिएंस जो आपने फाइंड किया वो निगेटिव निकला। तीसरा क्या हो सकता है कि जो आपने कोवेरिएंस निकाला वो 0 आया। तो देखो तीनों कंडीशन में क्या होगा, अगर पॉजिटिव है तो आप बोलोगे कि ये जो लीनियर आपका एक्सप्रेशन होगा दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप इसके होगा, यानी कि +3 आया, +4 आया, +5 आया, कुछ भी आया। अब मान लो कोई निगेटिव वैल्यू आती है, कोवेरिएंस जब निकालते हो आप एक्स वाई का, तो निगेटिव आता है तो आप बोलोगे कि जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा, वो होगा निगेटिव लिनियर रिलेशनशिप। अगर कोवेरिएंस आपने फाइंड किया और ये 0 आया तो आप बोलोगे कि दोनों के बीच में, एक्स और वाई के बीच में नो लिनियर रिलेशनशिप है। यहाँ पे 0 में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे नो लिनियर रिलेशनशिप होगा। आपको तीनों कंडीशन पता हो गया, तो आपको ये वाला पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोवेरिएंस निकालना होगा, यानी कि पॉपुलेशन कोवेरिएंस निकालना होगा। तो पॉपुलेशन कोवेरिएंस निकालते कैसे, तो इसको हम कोवेरिएंस को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको याद हो आ जाना चाहिए, क्योंकि इसको ग्रेडेड असाइनमेंट में हमने सॉल्व किया था। इसका होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड एक्स यानी कि मीन इनटू वाई आई माइनस मीन, दोनों का इनटू करके समेशन ले लो अपॉन, और ये क्या है, ये पॉपुलेशन कोवेरिएंस है, ये क्या है, ये पॉपुलेशन कोवेरिएंस है। तो अगर यहाँ पे सैंपल कोवेरिएंस होता तो दूसरा आपका लगता, दूसरा मतलब क्या, थोड़ा सा चेंजेस होता है। अगर ये पॉपुलेशन कोवेरिएंस है यानी कि यहाँ पे n से डिवाइड करोगे, अगर ये सैंपल कोवेरिएंस होता तो n-1 हो जाता। अब इसको कैसे याद कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको नेमोनिक्स क्या तरीका यूज करना होगा याद करने के लिए। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है कि जो आपका पॉपुलेशन कोवेरिएंस है तो यहाँ पे n से डिवाइड करो, अगर सैंपल कोवेरिएंस है तो n-1 होगा। और अगर इतना याद है, अगर साफ माइंडेड हो तो आपको कोई भी नेमोनिक की जरूरत नहीं है, 2-4 बार पढ़ो याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेमोनिक का यूज करना चाहते हो तो आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, PNP NPN करके होता है, तो आप ये याद कर लो कि अगर जहाँ पे P आ रहा है, पॉपुलेशन आ रहा है, तो वहाँ पे N होगा, PN, तो यहाँ पे N होगा, और जहाँ पे S आ रहा है वहाँ पे n-1 होगा। इस तरीके का आप नेमोनिक्स खुद से बना सकते हो। इससे क्या होता है, ईजी होता है किसी भी चीज़ को रिलेट करके याद करना, ठीक है। तो हमने देखा कोवेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि XI और YI की तो वैल्यू हमें दी गई है, यानी कि ये XI 6 हो सकता है, -8 हो सकता है, -10 हो सकता है, y की वैल्यू हमें गिवन है। अब में जो मॉड x है ये क्या है, मॉड x जो होगा ये क्या होगा, मीन होगा। जो मॉड x है ये एक बार रिप्रेजेंट करेगा, जो x है इसका मीन क्या आएगा, और जो y मॉड y है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y का जो मीन है वो क्या होगा, उसको क्या करना है, xi में से मीन को माइनस करना है और n को सम करके पूरे को डिवाइड कर देना है n से। तो इसके लिए हम क्या करें, एक टेबल ड्रॉ कर ले रहे हैं जहाँ पे हम क्या निकालेंगे, xi होगा उसमें xi के बाद xi माइनस मॉड होगा, फिर y होगा, फिर y माइनस मॉड होगा, और फिर दोनों का इनटू होगा। तो ये हम एक ग्राफ बना लेते हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा और थोड़ा रिप्रेजेंटेबल लगेगा। तो देखो हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमने फॉर्मूला देखा कि इसमें xi माइनस मीन निकालना है, यानी कि xi में से मीन को माइनस करना है। तो हमने ये वाले कॉलम भी ऐड कर दी, xi माइनस एक्स और y माइनस वाई माइनस मॉड उसमें से माइनस करना है, और दोनों को यहाँ पे इनटू करके लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमें xi तो पता चल रहा है कि -6 है, -8 है, -10 है,
लेकिन हमें मॉड एक्स यानी कि मीन नहीं पता है। यानी कि पहले हमें जो ये एक्स आ रहा है इसका क्या निकालना होगा, इसका हमें मीन निकालना होगा, और जो वाई है इसका भी हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे निकालते हो, इन सब का सम कर दो, ये जो नंबर है ये एक्स वाले जितने भी नंबर है उनको सम कर दो, और जितने नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो। तो नंबर्स कितने हैं, इनको ऐड करने के बाद कितना आएगा, आप इनको ऐड करो, -6 से -6 ये कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, -10 से -10 कट जाएगा, इनका जो सम आएगा वो 0 आएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 नंबर है तो 6 से डिवाइड करो तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। यानी कि जो यहाँ पे मीन निकल के आ रहा है एक्स का वो 0 आ रहा है। अब वाई का मीन निकालोगे तो कितना आ रहा है ये देख लो, 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 6 42, 42 + 10 52, 52 और 20 72। तो ये हो जाएगा 72 अपॉन किससे डिवाइड करोगे 6 से। तो यहाँ पे मीन कितना आ रहा है, जो y का मीन आ रहा है वो आ रहा है 12। तो अब देखो आपने फाइंड कर लिया, जो मॉड x का वैल्यू है वो कितना है, 0 है, और जो मॉड y का वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 12। अब क्या करना है, xi माइनस मॉड x निकालना है, यानी कि जो -6 है उसमें से माइनस कर दो 0। तो कितना आएगा, -6 में से -0 करोगे तो ये -6 ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ही निकालते चलो, -8 में से -0 करोगे तो क्या आएगा, -8 होगा, 0 माइनस करना है तो सेम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे -10 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे 6 होगा। अब y माइनस मॉड y निकालना है, यानी कि वाई आई जो यहाँ पे गिवन होगा पर्टिकुलर रो के लिए, जैसे वाई आई है तो यानी कि वाई 1 के लिए क्या होगा 20, वाई 2 के लिए 10। तो अब क्या करोगे, 20 जो यहाँ पे गिवन है, 20 में से जो मीन हमने निकाला -12, जो कि 12 जो कि y के लिए हमने निकाला, तो उसको माइनस कर दोगे, 20 - 12 करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे ही 10 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा -2। ऐसे ही माइनस करते जाओगे तो यहाँ पे आएगा -6, यहाँ पे भी आएगा -6, यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 8। क्या आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, +8 या -8, तो यहाँ पे +8 आएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने ये xi माइनस मॉड x और y माइनस मॉड y निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों का इनटू करके लिखना है, यानी कि जो मॉड xi माइनस x आया और फिर y माइनस y मॉड को जो मैंने माइनस करके निकाला, दोनों का इक्वल करो, यानी -6 × 8 करोगे। यहाँ पे क्या होगा, -6 × 8, ये कितना आएगा, ये आएगा 48। यहाँ पे -8 × -12 करोगे, ये कितना आएगा, ये आएगा +16। -10 और -6 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा +16। 10 और -6 करोगे तो कितना आएगा, -16। 8 और -12 करोगे तो कितना आएगा, -16। 6 और 8 को माइनस करोगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा 48। अब देखो सबका क्या करना है, आपको सबका सम निकाल दो। सबका सम निकालोगे, क्योंकि हमें सम यहाँ पे रिक्वायर्ड है, हम जब कोवेरिएंस निकालते हैं तो सबका सम होता है xi माइनस मॉड x इंटू वाई वाई माइनस मॉड y का क्या करेंगे, हम सबका सम निकालेंगे। तो इनका सम निकाल दो, आप देखोगे +48 यहाँ पे और -48 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, 16 से 16 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा, तो जो सम यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब हमें इस वाले फॉर्मूला में रख देना है, कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ xi माइनस मॉड x इंटू वाई वाई माइनस मॉड y डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे जो कोवेरिएंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, ये आपका निकल के आएगा 0/n। क्या है, n जो है आपके कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे कितना नंबर है, 6 है, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, जो आपका कोवेरिएंस निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0। तो अब बताओ, मैंने भी बताया कि अगर कोवेरिएंस एक्स वाई अगर 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि जो उनके बीच में x और y के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। अगला जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 100% चांसेस है कि आपके एग्जाम में ही आएगा। क्या क्वेश्चन कहता है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए A B C D, और ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि 2 से ज़्यादा ऑप्शन या 1 से ज़्यादा ऑप्शन राइट हो सकते हैं। आपका पहला क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल रहा है कि 75 परसेंटाइल इज नोन एज सेकंड क्वार्टाइल। अब देखो 75 परसेंटाइल को क्या हम सेकंड क्वार्टाइल बोलते हैं, तो देखो सेकंड क्वार्टाइल मतलब क्या होता है, सेकंड क्वार्टाइल इसका मतलब क्या होगा, तो सेकंड क्वार्टाइल यानी इसको Q2 से भी रिप्रेजेंट करते हो। अगर सेकंड क्वार्टाइल को अगर परसेंटाइल में चेंज करना होता है, पहले आप समझो कि सेकंड क्वार्टाइल मतलब क्या हुआ, क्वार्टाइल मतलब 4 और सेकंड क्वार्टाइल मतलब 4 में से 2 पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट मतलब बोले तो अब इसको अगर परसेंटेज में तुम्हें चेंज करना है, परसेंटाइल में चेंज करना है, तो 2/4 को इंटू कर दो 100 से। तो जब आप इसको निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50। यानी कि जो आपका सेकंड क्वार्टाइल होता है वो किसके बराबर होता है, वो 50 परसेंटाइल के बराबर होता है। किसके बराबर होगा, 50 परसेंटाइल के। और यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि 75 परसेंटाइल के बराबर है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। मीडियन इज अ 60 परसेंटाइल ऑफ एनी डेटा। अभी आप देखें तो जो 50 परसेंटाइल है वो क्या आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं इसको, इसको मीडियन बोलते हैं।
अब बताओ 50 परसेंटाइल किसके बराबर है, ये बराबर है सेकंड क्वार्टाइल के। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, मीडियन इज 60 परसेंटाइल, यहाँ पे बोला कि 60 परसेंटाइल के बराबर है, तो 60 नहीं होता है, 50 परसेंटाइल के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी बोल रहा है इंटर क्वार्टाइल रेंज इज डिफाइंड एज अ डिफरेंस बिटवीन थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल, ये ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि जब हम IQR निकालते हैं तो IQR निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम Q3 में से यानी कि थर्ड क्वार्टाइल में से क्या माइनस करते हैं, क्वार्टाइल 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब इसके साथ ही साथ अगर आप IQR जान रहे हो, क्वार्टाइल निकालना जान रहे हो, तो आप आउटलायर्स के बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में क्या पूछे कि आउटलायर्स बताओ। तो देखो आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम Q1 में से माइनस करते हैं 1.5 इंटू IQR। अगर अगर ये माइनस करके जो वैल्यू आती है, अगर आउटलायर्स उससे छोटा है तो उस रेंज वाला क्या होगा, वो आउटलायर्स में आएगा। फिर क्या होता है, एक और रेंज होता है आउटलायर्स को निकालने का, और एक होता है कि आउटलायर्स अगर बड़े होते हैं किससे, Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR। अगर आप Q3 प्लस 1.5 IQR निकालते हो और उससे रेंज में कोई अगर वैल्यू है तो उतने आपके क्या होंगे, आउटलायर्स होंगे। तो आउटलायर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखो, ये भी पूछा सकता है। वी नीड टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर टू कैलकुलेट द परसेंटाइल। बिल्कुल सही है कि जब आप परसेंटाइल निकालते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको जो डेटा होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में निकालते हो। वही स्टेम लीफ में आपको असेंडिंग में लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड डेटा होता है। तो इस ऑप्शन में यानी कि इस क्वेश्चन में आपके दो ऑप्शन राइट हैं, ऑप्शन सी एंड डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फिगर Q.1 यानी कि फिगर Q.1 ये है, क्या ये शो करता है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी ब्लैक ब्लू व्हाइट ग्रे रेड येलो, इनका क्या है, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जो आपका एक्स एक्सिस में है वो क्या है, आपका क्या है, डिफरेंट कलर्स ऑफ टी शर्ट दिए गए हैं, और वाई एक्सिस में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ टी शर्ट सोल्ड दिया गया है। तो देखो जो ब्लू है ये 15 सेल हुआ है, फिर ये इतना सेल हुआ है, व्हाइट इतना हुआ है, ग्रे आपका 15 बार सेल हुआ है, रेड आपका 10 बार सेल हुआ है, येलो मान लो कितना होगा, ये येलो जो है 6 टाइम सेल हुआ है। तो इनके नंबर ऑफ जो टी शर्ट सोल्ड हुए हैं ये आपका नंबर दिया गया है, और इनके बीच में ग्राफ बताया गया है। अब आपसे इसी की बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, यानी कि स्टेटमेंट आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें राइट है। ये MSQ है, यानी कि A राइट है, B राइट है, C राइट है या फिर D राइट है। अब एक एक ऑप्शन को लेकर चलो। ऑप्शन ए कहते हैं मीडियन ऑफ द डेटा विल बी आइदर टी शर्ट ऑफ द वाइट और ग्रे कलर। अब देखो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है कि अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे आप देखो मीडियन अगर निकालना होता है या फिर परसेंटाइल निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। तो इस वाले डेटा को क्या करना होगा, आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपका येलो वाला आएगा वो पहले आएगा, फिर आएगा आपका येलो सबसे छोटा है 6 है, फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, उसके बड़ा जो आपका देखो ये जो आपका व्हाइट दिख रहा है उससे बड़ा है, तो ये येलो के बाद व्हाइट आएगा। फिर क्या आएगा, व्हाइट के बाद कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है उससे, तो रेड आ रहा है, तो ये वाला रेड आएगा, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहे हैं। फिर जो उसके बाद रेड से बड़ा कौन सा आ रहा है, ये वाला देखो ब्लैक आ रहा है, तो यहाँ पे ब्लैक लगाओगे। फिर क्या आ रहा है, ये आपका ग्रे आ रहा है या फिर ब्लू, दोनों भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों का डेट है, दोनों का जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, 15-15 है, तो आप यहाँ पे लिख लो ब्लू, और दूसरा क्या होगा, यहाँ पे होगा ग्रे। अब आपसे बोल रहा है कि इस जो डेटा का मीडियन होगा वो क्या होगा, वो व्हाइट और ग्रे होगा। मीडियन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट है, तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 साइड में और ये 2 दोनों इस साइड होगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो मीडियन डेटा होगा वो आइदर व्हाइट और ग्रे होगा। तो देखो व्हाइट क्या है, व्हाइट तो मीडियन हो नहीं सकता है, और आपका जो ग्रे है वो भी नहीं हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, द डेटा इज बाई मॉडल। आप बाई मॉडल से क्या समझते हो, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो बाई मॉडल मतलब क्या होता है कि अगर उस मॉडल के यानी कि इस जो ग्राफ का अगर यहाँ पे 2 मोड्स हो, 2 मोड्स आ रहे हो, 2 मोड्स यानी कि 2 मोड्स गिवन हो, तो आप बोलोगे कि वो क्या होगा, वो जो मॉडल होगा वो बाई मॉडल होगा। अब इस ग्राफ को देखो, यहाँ पे जो मोड्स आ रहे हैं यानी कि जो इनकी हाइयर फ्रिक्वेंसी आ रही है, ऐसे 2 आ रहे हैं, जैसे ब्लू हो गया, ब्लू जो है इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 है, और जो आपका ग्रे है इसका भी फ्रिक्वेंसी क्या है, 15 है। यानी कि इस ग्राफ का अगर हम मोड निकालें तो इसके 2 मोड आएंगे, ब्लू भी मोड होगा और जो आपका ग्रे भी होगा ये भी क्या होगा, मोड होगा। मोड क्या होता है, जो हाइयर नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जिस जो ज्यादा बार आएगा वही मोड होगा। तो जिस मॉडल में यानी कि जिस ग्राफ में 2 मोड आए उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बाई मॉडल बोलेंगे। तो इस वाले ग्राफ में क्या आ रहा है, ये 2 मोड आ रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये किस तरह का डेटा है, ये आपका द डेटा इज बाई मॉडल होगा, ये ऑप्शन राइट होगा। व्हाइट टी शर्ट आर सोल्ड मोर देन येलो टी शर्ट। अब व्हाइट टी शर्ट देखो यहाँ पे तक आ रहा है,
और जो आपका येलो टी शर्ट है ये क्या आ रहा है, ये यहाँ तक आ रहा है। आप बताओ येलो ज़्यादा बिका है या फिर वाइट बिका है। तो आप देख रहे हो कि ग्राफ इसका बड़ा है वाइट का, तो वाइट जो है ऑब्वियस सा बात है कि वाइट टी शर्ट जो है वो ज़्यादा सेल हुआ है येलो टी शर्ट से। फिर आगे बोला है मोड इज नॉट डिफाइंड फॉर द गिवन डेटा। अब देखो मोड अगर बोल रहा है कि इसका डिफाइन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, मोड क्या है, डिफाइन है। यहाँ पे ब्लो आपका ये बाई मॉडल टाइप का हमने देखा था पहले कि ये बाई मॉडल टाइप का डेटा है, इसमें मोड जो होंगे 15 होगा। तो ऐसा ये बोल रहा है ये मोड डिफाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। इसके दो मोड है 15, ब्लू एंड ग्रीन। अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये आपके इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये आपका एक तरह का थ्योरेटिकल हो गया। इसका कॉन्सेप्ट पे आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट हो सकता है। पहला बोल रहा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डज नॉट फॉलो ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट वेयर एज स्ट्रक्चर्ड डेटा डज। अब कहने का मतलब होता है कि दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखो स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, स्ट्रक्चर में जैसे आपका अपने डेटाबेस पे अगर तो अभी तो काम नहीं किया होगा, होता क्या है, जैसे एक्सेल सीट हो गया या फिर डेटा टेबल ले लो, टेबल आपने देखा होगा। टेबल की अगर मैं बात करूं तो आप टेबल में क्या होता है, टेबल्स में आपके डिफरेंट कॉलम्स होते हैं। अभी अभी मैं यहाँ पे कई सारे मैंने टेबल ड्रॉ किया, उससे ही पता चल जाएगा। देखो ये वाला क्या है, ये एक टेबल है। तो जो स्ट्रक्चर डेटा होता है ना, उनका एक प्री डिफाइंड क्या होता है, फॉर्मेट होता है। जैसे इस वाले टेबल में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई इसमें लिख सकते हैं, इसमें एक्स आई माइनस मॉड एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, वाई वाई माइनस मॉड वाई निकल सकता है। और ये पूरा फिक्स फॉर्मेट होता है, उसी में क्या करते हैं हम, डेटा क्या करते हैं, उसमें डेटा इंसर्ट करते हैं इसमें, यानी कि इसको डेटा बेस में होता है, ये ऑर्गेनाइज होता है, इनका फॉर्मेट फिक्स होता है और इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे आपका एसक्यूएल डेटाबेस हो गया या फिर नॉर्मल टेबल देख सकते हो। तो ये क्या होते हैं, इनको आप इजीली क्या कर सकते हो, इसमें से डेटा सर्च कर सकते हो, इनको एनालाइज कर सकते हो। तो ये किस टाइप के डेटा हो गए, ये स्ट्रक्चर डेटा हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो देखो जो अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है कि उनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे अभी मैं वीडियो अपलोड किया, अब आप क्या करोगे, अब नीचे आप अपने क्वेरीज बताओगे। जैसे आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो, आप जो कमेंट करोगे क्या उसमें कोई फॉर्मेट डिसाइड हुआ कि हाँ मुझे ये कमेंट करना है, इसमें ये रोज होने चाहिए, ये कॉलम्स होने चाहिए, ऐसा कुछ बना रहे हो, नहीं। ये आपका जो कमेंट करने का जो तरीका है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। कोई पूछेगा कि स्टैटिक्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई पूछ सकता है कि मैथ्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई बोलेगा कि उसकी जो हो सकती है क्वेरी की क्वालिफायर से रिलेटेड हो सकता है। तो जो आपका यूट्यूब में जो कमेंट आप कर रहे हो वो क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। ऐसे ही जितने भी आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो अनस्ट्रक्चर होते हैं। वाईटी का कमेंट हो गया, फिर आपके इमेजेस हो गए, क्या वो स्ट्रक्चर्ड होता है, नहीं होते हैं। जो आपके वीडियोस हो गए वो भी किस तरह का डेटा होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आते हैं। सोशल मीडिया में पोस्ट हो गए, ये किस में आएगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड में आएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डज नॉट फॉलो ए प्रीडिफाइंड फॉर्मेट, बिल्कुल सही है। वेयर एज स्ट्रक्चर्ड डेटा डज, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर डेटा होता है ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट में, जो फिक्स्ड फॉर्मेट होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, उसी में आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो। जैसे भी मैंने बताया टेबल वाला जो डेटा था, इसमें जो आपके रोज एंड कॉलम्स गिवन होंगे, यानी रो जो होगा और जो उसमें कॉलम डिसाइड कर दिया गया, एक फॉर्मेट बना दिया गया, उसी में क्या करोगे आप, डेटा इंसर्ट करोगे। दूसरा क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा ओवर टाइम सीरीज कम अंडर टाइम सीरीज डेटा। अब यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपने क्लास में देखा होगा तो आपको दो चीजें के बारे में बताई गई होगी। एक होता है टाइम सीरीज डेटा, जो अभी इस क्वेश्चन में बात हो रही है, एक होता है टाइम सीरीज डेटा, और जो दूसरा होता है वो होता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है। तो देखो टाइम सीरीज जो डेटा होता है वो वहां पे डेटा जो रिकॉर्डेड होगा वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। ये क्या होगा, इसमें जो डेटा रिकॉर्ड होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इसका रिकॉर्ड होगा। और जो क्रॉस सेक्शनल होता है यहाँ पे सेम टाइम पे आपका डेटा रिकॉर्ड होता है। दोनों में डिफरेंस समझते चलो। क्रॉस सेक्शनल में सेम टाइम पे डेटा रिकॉर्ड हुआ, और जो टाइम सीरीज में होगा वहां पे क्या होगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, डेटा रिकॉर्ड होगा। अभी भी समझ में नहीं आया, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। सपोज करो कि आपको दिल्ली का टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है। आप अगर मान लो कि अभी क्या चल रहा है, अभी दिल्ली में जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पॉल्यूशन काफी ज्यादा हो रहा है, अगर उसके टेम्परेचर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि दिल्ली के जो टेम्परेचर को है हमने उसको 7 दिन तक ऑब्जर्व किया। क्या किया हमने, 7 दिन तक उसका लिया कि हर दिन का हमने टेम्परेचर लिया, उसको ऑब्जर्व किया दिल्ली का, कि उसका क्या हो जाए, उसका डेटा कलेक्ट हो जाए। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट कर रहे हो, यानी कि पूरे टोटल 7 दिन का डेटा किया। तो ये किस तरह का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये टाइम सीरीज का होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो। अब क्रॉस सेक्शनल का एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे अभी मान लो कि अभी जितना भी टाइम हो रहा होगा,
अभी बोला जाए कि आज के दिन सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे हुई, इस दिन इस टाइम पे आप बताओ कि दिल्ली में हुई ज्यादा गर्मी, या फिर चेन्नई में कैसा उसका वेदर रहा, क्या टेम्परेचर रहा, जयपुर का क्या रहा, भोपाल का क्या रहा। तो अभी अगर करंट की बात करो तो अभी क्या करोगे आप, दिल्ली का टेम्परेचर नोट करोगे, चेन्नई का टेम्परेचर नोट करोगे, जयपुर का नोट करोगे, भोपाल का नोट करोगे, जिनको जिनको कंपेयर करना है, और दोनों को तीनों चारों को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, सेम टाइम में क्या कर सकते हो, डेटा को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। तो ये जो होगा एग्जाम्पल, ये होगा सेम टाइम पे कर रहे हो तो ये क्रॉस सेक्शनल होगा। तो आपको ध्यान देना है कि टाइम सीरीज में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेटा क्या करते हो, स्टोर करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा ओवर टाइम कम्स अंडर टाइम सीरीज डेटा। बात सही है कि पीरियड ऑफ टाइम हो या फिर ओवर टाइम हो तो आप बोलोगे यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा होगा। अगर सेम टाइम पे होता तो क्रॉस सेक्शनल होता। फिर देखो ये बोल रहे हैं ऑप्शन, टाइम इन मिनट्स टेकन बाय स्टूडेंट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज होम इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। अब देखो मैंने अभी पिछले वाले में बताया डिस्क्रीट वेरिएबल और कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट जो होगा वो काउंट को मेजर करेगा, यानी काउंट दिखाएगा, और जो कॉन्टिन्यूस होता है वो क्या करता है, वो मेजरमेंट निकालता है, ठीक है, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करता है। तो अब बताओ टाइम को अगर आप क्या कर रहे हो, मिनट में मेजर करते हो, काउंट नहीं करते हो, तो टाइम का जो होगा ये मेजरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस और कैसे भी हो सकता है, जैसे आप हो सकता है कि उसको टाइम स्कूल और होम के बीच में टाइम जो लग रहा हो उसको लग रहा है 12.5 मिनट, ये भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकता है, 12.75 मिनट भी लग सकता है। तो ये जो डेटा होगा वो किस तरह का डेटा होगा, ये कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखो, कमेंट्स ऑन यूट्यूब वीडियो कम्स अंडर द अनस्ट्रक्चर डेटा। यहाँ पे लेकिन हमने बताया कि जो कमेंट यूट्यूब पे करते हो, टेक्स्ट जो होता है, इमेज जो होता है, वो वीडियो होता है, वो किस में आता है, वो आता है आपके अनस्ट्रक्चर डेटा में। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि स्ट्रक्चर डेटा है, तो वो क्या होगा, बिल्कुल गलत बात है। तो ठीक है, ऑप्शन कौन कौन से राइट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला भी क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। ये भी क्या है, थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। ये डायरेक्टली तो ऐसे ही आप समझ जाओ कि जो इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स होता है ये क्या करता है, ये इज कंसर्न विद ड्राइंग ऑफ कंक्लूजन फ्रॉम द सैंपल डेटा। एक सैंपल डेटा होगा, ठीक है, और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स का एक ब्रांच है जो क्या करेगा, ये कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, लेकिन सैंपल डेटा का जरूरी होना है। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये स्टेटमेंट सही गिवन है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग एंड समराइजिंग द डेटा। अब देखो जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक जो ब्रांच है वो इससे डील करता है कि एक फिक्स डेटा दे दिया गया, जैसे मान लो कि किसी डेटा गिवन है, उसका एवरेज निकालना है, मीडियन निकालना है, तो ये क्या कर रहे हो आप, गिवन डेटा से उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, समराइज कर रहे हो, तो ये कौन से ब्रांच में आता है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में आता है। तो ये भी ऑप्शन राइट होगा। इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स डज नॉट रिक्वायर सैंपल डेटा। अब ये तो हो ही नहीं सकता है। आप अगर किसी भी चीज़ में कंक्लूजन डिसाइड कर रहे हो कि जैसे मान लो कि अगर आप देख लो कि रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस अभी कैसा चल रहा है, और आप ये प्रिडिक्ट करना चाहते हो, ये कंक्लूजन निकालना चाहते हो कि वो उसका अगला जो वर्ल्ड कप है उसमें रोहित शर्मा को खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, तो इसके लिए क्या होगा, आपको पहले सैंपल डेटा का नीड होगा, तभी आप क्या लिख सकते हो, एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। तो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में क्या होता है, इसमें सैंपल डेटा रिक्वायर्ड होता है। ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत है, क्योंकि ऑप्शन 2 पहले ही सही हो चुके हैं, तो कैसे सभी रॉन्ग हो सकते हैं। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन राइट होंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन x1 x2 xn, यानी कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन दिया गया है x1 से लेके x9 तक, xn तक, और इसका मीडियन दे रहा है कि 30 है। क्या है, ये मीडियन गिवन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 2x1 minus 10, 2x2 minus 10, 2xn minus 10। अब जैसे x1 दिया था तो इसको चेंज क्या कर दे रहा है, अब इसको क्या कर रहा है, नए वाले में ऑब्जर्वेशन में कर दिया कि इसको 2 से इंटू करके और इसमें से 10 माइनस कर दिया। फिर x2 में क्या किया, सेम चीज किया, इसको 2 से इंटू किया x2 को और इसमें से 10 माइनस कर दिया। तो देखो अगर ये हर डेटा पे ऐसे फॉलो हो रहा है, जैसे मान लो कि x2 के लिए भी ऐसा किया, xn के लिए भी इसने क्या किया कि xn जो डेटा है उसमें क्या कर रहा है, ये 2 से इंटू कर रहा है और -10 कर रहा है, यानी कि x1 से लेके xn तक जितने भी डेटा है उसमें सेम चीजें कर रहा है, 2 से इंटू और -10 कर रहा है। अगर ये सभी ऑब्जर्वेशन पे हो रहा है तो जो इसका मीडियन निकला है 30, तो जिसको 30 जो पहले वाले का मीडियन है उसमें क्या होगा, अगर आप नया मीडियन निकालना चाहते हो नए वाले का, तो आपने क्या चेंजेस किए हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में, वही चेंजेस आपके मीडियन में भी दिखाई देंगे। हमने क्या किया, 2 से इंटू किया पहले, तो मीडियन भी क्या चेंज दिखाई देगा कि हम मीडियन जो गिवन था पहले, तो मीडियन जो x1 x2 से लेके x9 xn तक था
उसका उसके मीडियन में हम क्या करेंगे, 2 से इंटू करेंगे और माइनस क्या कर देंगे, -10, जो कि हम हर एक ऑब्जर्वेशन में करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 2 इंटू 30 होगा 60, 60 माइनस 10 जो होगा वो हो जाएगा 50। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नया मीडियन, जो नया ऑब्जर्वेशन है उसका मीडियन क्या आएगा, वो आएगा 50। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सेम लिनियर जो चेंजेस हैं x1 x2 xn पे सब पे किया है। तो जब आप सब ऑब्जर्वेशन पे कर रहे हो तो वो क्या होगा, वही जो चेंजेस होगा वो आपके मीडियन पे भी दिखाई देगा। ठीक है, ये शॉर्टकट है। नहीं तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा। सिंपल तरीका यही निकालो कि अगर ऑब्जर्वेशन में चेंज हो रहा है, सभी ऑब्जर्वेशन में चेंज हो रहा है, तो उसके मीडियन गिवन भी क्या होगा, चेंजेस होगा, सेम चेंजेस होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 50 होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टीचर टुक ए टेस्ट एंड फाउंड एवरेज स्कोर ऑफ 75। क्या बोल रहा है कि 30 स्टूडेंट्स है क्लास में, टीचर ने क्या किया, टेस्ट लिया और इन्होंने निकाला कि जो एवरेज स्कोर है क्लास का 30 स्टूडेंट का वो है 75। इफ 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड देयर स्कोर आर 80 एंड 85, दो नए बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्लास और उनका स्कोर क्या है, वो 80 और 85 है। तो आपको निकालना है कि अब जो होगा, दो स्टूडेंट नए ज्वाइन करने से द न्यू एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास कितना होगा। आपको 2 डेसिमल पॉइंट तक क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको एवरेज निकालने आना चाहिए। एवरेज आप कैसे निकालते हो, एवरेज आप निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप टोटल सम निकालते हो और क्या होता है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होंगे उससे क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे। तो आप बताओ एवरेज कितना दिया गया है, 75 दिया गया है। टोटल आपके सम ऑफ स्कोर्स कितने हो गए, तो ये हमें नहीं पता है, हम इसको टीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल सम ऑफ स्कोर। तो हमें टीएसएस कर दे, तो टोटल सम ऑफ स्कोर कितना है ये हमें नहीं पता है, लेकिन हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट पता है कि पहले वाले में कितने थे, पहले 30 स्टूडेंट थे और उनका एवरेज स्कोर कितना आ रहा था, 75 हो रहा था। तो इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल सम ऑफ स्कोर निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 75 इंटू 30 हो जाएगा। तो इसको निकालोगे, कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2250, यानी कि टोटल जो लड़के हैं, यानी टोटल जो लड़कों का स्कोर आया, सम आया है स्कोर का, वो कितना है, 2250। अब बोल रहा है कि दो नए लड़के एंटर हो गए और उनका स्कोर क्या है, 80 और 85 है। दो नए बच्चों का स्कोर कितना है, 80 और 85 है। अब इस वाले को क्या करना है, हमें नया एवरेज निकालना है। तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या नए वाले का टोटल सम ऑफ स्कोर निकल के आएगा, तो कितना हो जाएगा, नए वाले का जो टोटल सम ऑफ स्कोर होगा वो हो जाएगा 2050 में। ये क्या हम ऐड कर देंगे, इनको आप दोनों को ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा, 165 होगा, और नया जो आप टोटल निकल के आएगा वो हो जाएगा 2415। अब आपको बोल रहा है कि नया जो आपका नया एवरेज स्कोर है, न्यू एवरेज स्कोर, इसको फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, जो अभी नया वाला टोटल सम निकाला उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ स्टूडेंट से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट पहले 30 थे, नए 2 ज्वाइन हुए, तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 30 + 2 ये हो जाएगा 30 + 32 ये हो जाएगा 32। 2415 में आप 32 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा, ये आएगा 75.47। यानी कि जो पहले 75 स्कोर था वो अब कितना हो जाएगा, वो अब हो जाएगा 75.447, यानी कि 7.47 जो होगा इसका एवरेज निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका स्टिंग एंड लीफ डायग्राम वाला दे दिया। आपको बोल रहा है कि जो स्टीम और लीफ है इसमें आपके एजेस दी गई हैं, जो क्या कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग द पैराडॉक्स इवेंट, जो आपका आईआईटी मद्रास का पैराडॉक्स होता है, उसमें बोल रहा है कि डायग्राम में स्टीम एंड लीफ डायग्राम का यूज किया गया और उनके एजेस को बताया गया है कि एज क्या है। देखो स्टीम और लीफ को समझते कैसे हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेटा गिवन है ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ये अरेंज डेटा होता है। तो जो आप ये देख रहे हो ना, इसमें एजेस दिखाए गए हैं, जैसे 1-4 जो इसका रिप्रेजेंट करता है, ये 14 साल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो गिवन डेटा होगा वो क्या होगा, 14 होगा, 15 है, 18 है, आपका 21 है, 22 एज होगा किसी का, 24 एज होगा किसी का, एक एज किसी का हो सकता है 31, 31, 32 एंड 33। यानी कि ये एज वाले जो ग्रुप वाले बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, पैराडॉक्स इवेंट में वो शामिल हुए। इनका एज 14 से लेकर 33 तक है। अब बोल रहा है कि बेस्ड ऑन द एबव डेटा आंसर द गिवन सब क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इन्हीं डेटा के बेस पे आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द 25 परसेंटाइल ऑफ द डेटा सेट। अब देखो आपको परसेंटाइल निकालने आना चाहिए या फिर क्वार्टाइल निकालने आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल वाला यूज करेंगे। आप बताओ कि यहाँ पे डेटा कितना गिवन है, कितने यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल अटेंड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे काउंट करोगे तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल 10 स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस इवेंट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में।
यहाँ पे n क्या है 10। अब देखो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है 25 परसेंटाइल। अब 25 परसेंटाइल को आप क्या कर लो, चेंज कर लो, 25/100 इसको कर लोगे तो ये कितना आएगा 0.25, डिवाइड करोगे इसको 100 से तो कितना आएगा 0.25। ये क्या होता है, ये आपके पी को रिप्रेजेंट करता है। अब आप एन पी निकालो, एन इंटू पी निकालो। एन क्या है 10 है। 10 क्यों है कि नंबर ऑफ डेटा यानी नंबर ऑफ कितने लोग यहाँ पे हैं वो आपका ये डेटा गिवन है। तो हमने यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे जो नंबर आ रहा है 3, 3, 6 और 6 + 4 10 ऐसे बच्चे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि क्या करें पैराडॉक्स इवेंट को में शामिल हो रहे हैं। तो n = 10 हो गया। p हमने फाइंड किया, वो निकल के आया 0.25। आप एन पी निकालोगे तो 10 इंटू कितना निकालोगे 0.25, तो ये कितना आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2.5। एन पी की वैल्यू कितनी है 2.5। अब इसके बाद वाला जो इंटीजर है वो क्या है थर्ड है। तो आप देखोगे कि जो हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, ये जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, इसमें से थर्ड डेटा क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड पे क्या आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है 18। तो जो आपका 18 जो होगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो 18 ग्रुप एज जिसका है वो क्या होगा, वो 25 परसेंटाइल हो जाएगा डेटा सेट का। ठीक है, तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है कि 75 परसेंटाइल निकालो। अब यहाँ पे भी ऐसे सेम डिटेल्स निकालना है। आपका एन कितना है 10 है। अब 75 परसेंटाइल बोल रहा है तो इसका पी कितना होगा, तो आपको 75 को 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 0.75। ये क्या होगा, इसका पी का वैल्यू होगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एन पी। एन क्या होगा 10 होगा, पी क्या आया है 0.75 आया है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 7.5 आएगा। अब 7.5 है, इसका जो नज़दीक वाला जो इंटीजर है वो क्या होगा 8th नंबर का इंटीजर होगा। अब आप देखो डेटा में 8th नंबर पे क्या आ रहा है, तो ये 3, 3, 6 और 2 8, यानी कि जो 31 है वो 8th नंबर पे आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 31। क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 31। तो आपका 75% निकल के आया 31, और जो 25% निकल के आया वो क्या आया 18 आया। अभी अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द IQR इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द डेटा सेट। अब मैंने अभी बताया था आपको, पिछले वाले क्वेश्चन में कहीं IQR आया था। IQR होता है क्या, IQR को फाइंड करने के लिए हम क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि हम थर्ड क्वार्टाइल को माइनस कर देते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल से। यही होता है, थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करना है फर्स्ट क्वार्टाइल। अब देखो थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल हमने ऑलरेडी निकाल दिया हुआ है। जो आपका ये वाला है, जो हमने 25 परसेंटाइल निकाला वही क्या होता है थर्ड क्वार्टाइल होता है, और जो हमने अभी 75 परसेंटाइल निकाला वही क्या होता है थर्ड क्वार्टाइल होता है। यानी कि ये हो गया फर्स्ट क्वार्टाइल और ये थर्ड क्वार्टाइल। अब मैंने ये भी बताया कि क्वार्टाइल को परसेंटाइल में कैसे चेंज करता है। जैसे अगर बोल दिया यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल है, थर्ड क्वार्टाइल यानी कि Q3, तो Q3 कितने परसेंटाइल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे 25 परसेंटाइल मान लो कि आप जान रहे हो कि 25 परसेंटाइल निकाला, तो कैसे आप मान लें कि थर्ड क्वार्टाइल है, तो क्वार्टाइल को आप चेंज कर सकते हो परसेंटाइल में। कैसे, थर्ड क्वार्टाइल मतलब हुआ कि जो 4 में से कितना 3 की बात हो रही है। अब इसको 100 से इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 25 से इंटू जाएगा, कट जाएगा, तो 25 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 75 परसेंटाइल। यानी जो थर्ड क्वार्टाइल होता है वो किसके बराबर होता है 75 परसेंटाइल के बराबर होगा। जो आपका Q1 होगा वो किसके बराबर होगा, जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 25 परसेंटाइल के बराबर। कैसे, आप यहाँ पे देख लो, अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 25 परसेंटाइल। तो यहाँ पे आपका क्या गिवन है, आपका थर्ड क्वार्टाइल पे गिवन है। थर्ड क्वार्टाइल किसका होगा, थर्ड क्वार्टाइल का होगा परसेंटाइल, ये 75 परसेंटाइल के बराबर होगा। तो थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा 31। फर्स्ट क्वार्टाइल क्या बोले तो क्या होता है 25 परसेंटाइल होता है, तो यहाँ पे 18 यहाँ पे वैल्यू है। IQR क्या हो जाएगा 31 माइनस 18। अब दोनों में से माइनस करो, 31 में से माइनस करोगे 18 तो कितना आएगा, ये आएगा 13। तो जो इसका वैल्यू आएगा IQR का वो आएगा 13। तो 13 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है और ध्यान से देखना है क्या पूछ रहा है। आपको देख रहा है टेबल Q.1 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाई 5 स्टूडेंट्स इन ईयर, यानी कि आपको स्टूडेंट दिया गया है, उनके द्वारा नंबर ऑफ बुक कितना रीड किया गया है ये दिया गया है, और उनका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया गया है। और इसी डेटा पे क्या बताना है आपको, कुछ सब क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बताना है। जैसे पहला जो इसी डेटा पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। वाई क्या है, आप यहाँ पे देखो, ये जो वाई गिवन है, आप बोल रहे हैं कि वाई क्या होता है, वाई का डेटा कितना है, वाई का वैल्यू कितना होगा, वो आपको फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय सुनील इज सेम एज द नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय कुणाल द फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस जेड। यानी कि अगर बोल रहा है कि कुणाल ने मान लो कि ए बुक पढ़ा, तो सुनील भी क्या कर रहा है ए बुक पढ़ रहा है, तो आपको क्या निकालना है, आपको x प्लस जेड निकालना है। यानी कि जो सुनील का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है x, और
जो आपका कुणाल का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है जेड, उन दोनों का सम निकालना है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? जो आपका ये टेबल गिवन है उसको आपको पहले फिल करना होगा, तभी क्या कर सकते हो आप एक्स प्लस जेड और वाई निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे? तो पहले आप समझना पड़ेगा आपको कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है। क्या आपको समझना पड़ेगा? आपको पहले रिलेटिव फ्रिक्वेंसी समझना होगा। हम इसको आर एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होता क्या है? तो इसके डेटा के लिए अगर नंबर ऑफ बुक्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा वो क्या होगा? अगर आप नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय स्टूडेंट क्या करोगे? नंबर ऑफ बुक रेड बाय दैट स्टूडेंट यानी कि एक्स अगर है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रेड बाय सुनील, और उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय ऑल स्टूडेंट। इसको कैसे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय ऑल स्टूडेंट। तो क्या आएगा? आपका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा। सपोज करो अगर आपको सुनील का रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो आप क्या करोगे? नंबर ऑफ बुक्स यानी कि सुनील के द्वारा बुक पढ़ा गया उसका नंबर, और टोटल कितने बच्चों ने बुक पढ़ा है उसके टोटल से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो आपका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, जो नंबर्स यहाँ पे टोटल आया, मान लो यहाँ पे सम कुछ आएगा और जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा वो क्या होता है? वो यहाँ पे 1 के बराबर होगा। आप सबको ऐड कर दोगे ना, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आएगा? 1 आएगा। तो अभी आपने देखा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते कैसे। अब हमें पहले निकालना है y की वैल्यू, कि क्या हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं? तो देखो, हम y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? जब हमें ये 3 ऑप्शन में से यानी कि 3 जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिए गए, अगर इसमें से 2 वेरिएबल अगर पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जिनके लिए दोनों गिवन है, यानी कोई ऐसा डेटा है जिसका नंबर ऑफ बुक्स कितना पढ़ा है और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दिया हो, तो इससे क्या कर सकते हैं? हम टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे कनिका है, कनिका बोल रहा है कि इसका नंबर ऑफ बुक्स क्या है? 6 इसने पढ़ा है, और इस रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या दिया है? 0.1 दिया गया है। अब इस फॉर्मूले में रखो कनिका के लिए, जो कनिका का आपका रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो कितना है? वो है आपका 0.1, तो हमने यहाँ पे रख दिया। नंबर ऑफ बुक्स कनिका के द्वारा पढ़ा गया, ये कितना है? 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 रखा। टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमें नहीं पता है, तो इसको हमने टी बी हमने कर दिया, टोटल नंबर ऑफ बुक्स। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ बुक्स टी एन भी रख देते हैं। टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना निकल के आएगा? ये इधर जाएगा और 6 से क्या डिवाइड हो जाएगा? 0.1, यानी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी से इसको डिवाइड कर दोगे 6 से, तो जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 60 के बराबर। यानी कि अगर आप ये नंबर ऑफ बुक्स को ऐड करो तो ये टोटल कितना आएगा? जो टी एन बी यानी कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 60। कैसे निकला? क्योंकि हमने कनिका और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने दिया था कनिका का, कनिका ने 6 बुक पढ़े और इससे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 0.1 आ रहा है, तो हम इससे ये निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स की कितनी है। तो ये हमें निकल के कितना है? 60 बुक्स हैं। अब देखो, अब हमें निकालना है वाई। अब वाई कैसे निकाल सकते हो? तो वाई के लिए हम जानते हैं कि अगर हमें प्रतीक के लिए क्या निकालना है, हमें अगर प्रतीक के लिए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है, तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है? वाई रिलेटिव फ्रिक्वेंसी बराबर होता है वाई इक्वल टू उस बच्चे के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा पढ़ा गया बुक। तो स्टूडेंट टू प्रतीक के द्वारा कितना पढ़ा गया है? ये पढ़ा गया है 12 बुक्स, अपॉन टोटल बच्चों के द्वारा पढ़ा गया बुक, उसे डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना है? ये है 60। इसको 12 को डिवाइड कर दो 60 से, तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/5, और ये आ जाएगा 0.2। तो जो y का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 0.2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया कि y इक्वल टू क्या होगा? 0.2 होगा। अब हमें निकालना है x प्लस जेड, यानी कि सुनील के द्वारा जो पढ़ा गया बुक है उसकी फ्रिक्वेंसी x है, तो x लो, और जो कुणाल की फ्रिक्वेंसी है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, दोनों को ऐड करके बताओ कितना है। तो आप कैसे इसको निकाल सकते हो? तो इसको निकालने के लिए पहले हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब बताओ, टोटल नंबर ऑफ बुक 60 है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सुनील जितना बुक पढ़ रहा है उतना ही कुणाल पढ़ा है। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 20 प्लस 10 30, यानी कि इसको हमने कर दिया तो ये सम कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। लेकिन हमें ये पता है कि टोटल 60 बुक्स पढ़ी गई हैं, तो 60 अगर बुक्स पढ़ी हैं, 30 में पढ़ा है प्रतीक, कनिका और सोनाक्षी ने, तो जो रिमेनिंग 30 होंगे वो किसने पढ़ा होगा? कुणाल और प्रतीक ने मिला के। और हमें ये पता है कि दोनों ने क्या किया है? सेम बुक पढ़ी है, तो कहीं कुणाल ने भी, सुनील ने क्या पढ़ा होगा? 15 बुक पढ़ा होगा, तो कुणाल ने भी क्या पढ़ा होगा? 15 बुक पढ़ा होगा। अब इन सब को ऐड कर दोगे तो 60 आ जाएगा। अब हमें निकालना है सुनील के लिए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बुक्स उस बच्चे के द्वारा पढ़ा गया, यानी सुनील के द्वारा पढ़ा गया बुक्स कितना है? 15 है, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बुक्स से, यानी 60 से डिवाइड कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगा 0.25। ऐसे ही आप क्या निकालोगे? कुणाल के रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालोगे जेड, इसका भी कितना रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आएगा? 15/60 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 0.25। और आपको पूछ रहा है एक्स प्लस जेड की वैल्यू कैलकुलेट करना, दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा? 0.5। तो इस क्वेश्चन का जो सब क्वेश्चन जो बी है उसका राइट आंसर क्या होगा? 0.5।
तो आपका जो ये वाला गिवन है y की वैल्यू कितनी निकल के आई 0.2 आई, और जो x प्लस जेड की वैल्यू आई वो कितनी आई 0.5 आई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सुकन्या टुक ए सर्वे ऑफ ग्रुप ऑफ 42 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। इसने सुकन्या ने एक सर्वे किया कितने लोगों पे, 42 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट पे, जिनमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है, टू नो वेदर दे ओन ए स्मार्टफोन और नॉट। उन्होंने ये पता करने के लिए सर्वे किया क्या वो स्मार्टफोन ओन करते हैं या नहीं करते हैं। उसमें फीमेल कैंडिडेट भी और मेल कैंडिडेट है। टोटल 42 लड़कों से पूछा है, सर्वे किया है। अब सर्वे में पता क्या चला, देयर आर 4 मेल्स हु ओन ए स्मार्टफोन। 4 ऐसे मेल हैं जिन्होंने स्मार्टफोन इनके पास है। देयर आर टोटल 30 फीमेल्स है, यानी कि 42 कॉलेज स्टूडेंट्स में से लिया तो उसमें से 30 क्या है, फीमेल है। देयर आर टोटल 12 स्टूडेंट्स हु ओन ए स्मार्टफोन। टोटल अगर 42 में से केवल 12 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया है, स्मार्टफोन कैरी करते हैं। अब ये आपको डेटा गिवन है। अब इस डेटा पे आपको क्वेश्चन को आंसर देने होंगे। जो पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, create a two-way contingency table and find out the number of males in this group who do not own a smartphone। आपको एक contingency table बनाना है जो कितने पे हो, two-way contingency table है, यानी कि आपका मेल और फीमेल गिवन हो उस टेबल में। उसमें ये डेटा गिवन हो कि कितने लोग स्मार्टफोन ओन करते हैं, कितने लोग स्मार्टफोन ओन नहीं करते हैं, ये आपका डेटा होना चाहिए। इसको हम फाइंड करते हैं पहले। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, हमें देखो पता कितना है, हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन पे सर्वे किया गया है वो कितना है, वो है 42। कितने फीमेल कैंडिडेट हैं, तो टोटल बताया गया कि देयर आर 30 फीमेल्स। तो यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, 30 हैं। तो आप बताओ कि 42 सारे लड़के हैं, यानी सारे बच्चों का संख्या, यानी मेल फीमेल दोनों मिला के 42 है, और ये बोल दिया कि फीमेल की संख्या कितनी है, 30 है। तो आप मेल निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 42 माइनस 30 कर दोगे कितना आएगा, 12 आएगा। तो ठीक है, हमें मेल कैंडिडेट का पता चल गया कि मेल जो है वो 12 है। और क्या बोल रहा है, देयर आर 4 मेल्स हु ओन ए स्मार्टफोन। अब देखो जो मेल हैं जिनमें से जो स्मार्टफोन ले रहे हैं उनका डेटा क्या है, यानी कि ऐसे 4 मेल्स हैं। तो अब बताओ कि मेल टोटल 12 है, जिसमें से स्मार्टफोन किसके पास है, 4 है। तो ऐसे मेल जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कितने हो गए, 12 माइनस 4 कर दोगे तो 8 आएंगे। और क्या डेटा गिवन है, 30। ये वाला पॉइंट तो हमने कवर कर लिया। अब क्या बोला है, देयर आर 12 स्टूडेंट्स हु ओन ए स्मार्टफोन। यानी कि टोटल अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ, टोटल स्मार्टफोन जो कैरी करते हैं टोटल स्टूडेंट, वो ऐसे कितने बच्चे हैं, ये हैं आपके 12। और आपको ये पता चल गया कि 12 ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और जो मेल के पास कितने हैं, 4 हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिमेनिंग जो 8 होंगे वो किसके पास होंगे, वो फीमेल्स के पास होंगे जो स्मार्टफोन कैरी करती हैं। यानी कि मेल जो बच्चे हैं, मेल स्टूडेंट 4 जो है वो स्मार्टफोन कैरी करते हैं, फीमेल में 8 स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, मोबाइल इनके पास है, ओन करते हैं। तो ये पूरा टेबल हमें गिवन है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको कॉन्टीजेंसी टेबल बना लो। तो एक मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। हमने एक टेबल बनाया, इसमें कॉलम है ओन ए स्मार्टफोन, यानी कि जो मेल यहाँ पे स्मार्टफोन ओन करते हैं यहाँ पे नंबर जाएगा, जिन्होंने स्मार्टफोन नहीं ओन किया है मेल का यहाँ पे जाएगा, फीमेल का यहाँ पे जाएगा। तो देखो अभी इन डेटा पे हमने निकाला कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो मेल हैं और ये स्मार्टफोन ओन करते हैं। तो अभी हमने निकाला कितने ऐसे बच्चे हैं मेल वाले, ऐसे 4 कैंडिडेट हैं जो क्या करते हैं, स्मार्टफोन ओन करते हैं। कितने नहीं करते हैं, तो टोटल में पता है कि मेल की संख्या कितनी है, वो है 12। तो 12 माइनस 4 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। और टोटल कितना गिवन है, 12 गिवन है। ठीक है, फीमेल की बात करें तो फीमेल कैसे, कितने कैंडिडेट है जिनके पास स्मार्टफोन ओन करते हैं, तो ये है 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और टोटल फीमेल की संख्या जो बताई गई थी वो कितनी बताई गई थी, 30। तो 30 माइनस 8 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ऐसे 22 फीमेल है जिनके पास क्या है, स्मार्टफोन नहीं है। अब इनका टोटल ऐड कर दो, यानी कि टोटल जिनके पास स्मार्टफोन है उनकी जो नंबर है वो है 12। डू नॉट फोन जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है उनकी नंबर कितनी है, 30 है। और टोटल जो सर्वे हुआ था उसमें से 42 कॉलेज लोग के बच्चों ने शामिल मैंने पार्टिसिपेट किया था। यानी कि टोटल ऐसे 42 बच्चे हैं जिनके पास क्या है, कोई के पास स्मार्टफोन है, किसी के पास नहीं है। तो ये पूरा हमारा कॉन्टीजेंसी टेबल बन गया। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेल्स इन दिस ग्रुप हु डू नॉट ओन ए स्मार्टफोन। कितने ऐसे बच्चे हैं मेल जो कैंडिडेट है जो मोबाइल फोन ओन नहीं करते हैं। तो ऐसे कितने हैं, ऐसे केवल 8 बच्चे हैं जिनके पास क्या है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो होगा 8। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्या है, एमएसक्यू है। आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए गए, अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, कौन सा स्टेटमेंट गिवन सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, देयर आर 66.66% ऑफ द मेल हु डू नॉट ओन ए फोन। अब इसको कैसे निकालोगे, तो ऐसे 8 बच्चे हैं जिन्होंने क्या के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन नहीं है। कितने में से, 12 में से। तो 8/12 हो जाएगा और इंटू 100 करो तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ जाएगा 66.66, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही होगा।
दूसरा क्या बोल रहा है, देयर आर 73.33% ऑफ द फीमेल हु ओन स्मार्टफोन। यानी कि फीमेल का निकालना है कि फीमेल में ऐसे कितना परसेंट है जो कि स्मार्टफोन को कैरी करते हैं। तो आप देखो, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ये वाला आपका डेटा गिवन है, फीमेल की आपको निकालो। तो फीमेल में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, तो टोटल फीमेल के लिए हम निकालें फीमेल परसेंटेज जिनके पास स्मार्टफोन हो, तो इनके लिए निकालना होगा, ये स्मार्टफोन नहीं था इनके पास। तो फीमेल के लिए हम निकालेंगे, फीमेल के पास कितना है, 8 के पास है, कितने में से, 30 में से, तो 8/30 हो जाएगा, और उनका परसेंटेज निकालना है तो 8/30 इंटू 100 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये जो आएगा वो आएगा आपका 8/30 इंटू 100, ये आ जाएगा 26.66। तो आपका गिवन कितना है, 73.33, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अगला देखो क्या बोल रहा है, 28.57% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ओन ए फोन। यानी कि टोटल जितने गिवन है उसमें से 28.5% जो ऐसे हैं जिनके पास क्या है, स्मार्टफोन है। तो अब बताओ, टोटल 42 हैं, टोटल आपके 42 स्टूडेंट्स हैं, और इनके पास में से स्मार्टफोन कितने के पास है, 12 के पास है। तो ये हो जाएगा 12/42 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 28.57, यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट है। अब अगला जो आपका स्टेटमेंट गिवन है, वी कैन कैलकुलेट कोवेरिएंस टू द फाइंड द एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड ओनरशिप ऑफ द स्मार्टफोन। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो कोवेरिएंस हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल पे यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कैटेगोरिकल वेरिएबल पे इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल होगा, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, तो यहाँ पे कोवेरिएंस हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन कहता है द मार्क्स आउट ऑफ 100 स्कोर बाय निकिता इन ए सेमेस्टर एग्जाम इज गिवन 50, 60, 55, 65 एंड 70। ये आपका निकिता का सेमेस्टर एग्जाम में स्कोर है आउट ऑफ 100, 50, 60, 55, 65 और 70। अब बोल रहा है कि इफ सुमन हैज स्कोर्ड 5 मोर मार्क्स निकिता इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि जो जितना निकिता ने स्कोर किया है उससे 5 बढ़ा दो तो वो किसका स्कोर हो जाएगा, सुमन का हो जाएगा। तो इसका स्कोर कितना हो जाएगा, 55 हो गया, 65 होगा, 60 होगा, 70 होगा और 75 होगा, ये गिवन है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द सब क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स स्कोर बाय सुमन। सुमन का जो मार्क्स है उसका मीन निकाल लो। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है, आप सबका सम कर दो, जितने भी डेटा गिवन पॉइंट है उसको सम करके उस जितने नंबर्स हैं, जितने डेटा है उससे डिवाइड कर दो। 5 में डेटा है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा मीन ऑफ सुमन। ये कितना होगा, आप सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 325। अब इसको आप ऐड करके इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 6 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। तो इसका जो सुमन का जो मीन निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आ रहा है 65। अब देखो, इसको डायरेक्टली भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये निकाल लेते कि निकिता का ये स्कोर है और आप देख रहे हो कि निकिता का स्कोर से 5 ज़्यादा है, तो जो आपका निकिता का मीन आएगा अगर उसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपके सुमन के स्कोर के बराबर होगा, सुमन के मीन के बराबर होगा। तो आप चाहे निकिता का पूरा जो सेमेस्टर एग्जाम है उसका मीन निकालो, उसमें 5 ऐड कर दो, तो वही क्या होगा, सुमन का होगा। लेकिन हमने क्या किया, कम नंबर है तो हमने क्या किया, 5 को इंक्रीमेंट करके ही सबका टोटल करके नंबर ऑफ जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे डिवाइड करके हमने क्या निकाल दिया, इसका मीन मार्क्स निकाल लिया। तो सुमन का मीन मार्क्स कितना आएगा, 65 आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इफ द टीचर वांट्स टू गिव द मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड मॉडिफाई द मार्क्स फॉर एवरेज स्टूडेंट एज मार्क्स इंटू 50/100। यानी कि बोल रहा है कि जो 100 पहले दिया रहा था अब उसको कन्वर्ट करके 50 में कर दो, उसका मॉडिफाई मार्क कितना हो जाना चाहिए, 50 होना चाहिए। और उससे पूछ रहा है व्हाट इज द पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ द मॉडिफाइड मार्क्स स्कोर बाय निकिता। अब आपसे पूछ रहा है कि पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल दो, किसका, मॉडिफाइड मार्क का, निकिता का। तो अब इसको कैसे करोगे, तो देखो पहले आप क्या करोगे, निकिता कितना स्कोर किया था ये पहले देखोगे। तो निकिता का पहले स्कोर कितना था, ये स्कोर आ रहा था 50 आ रहा था एक सेमेस्टर एग्जाम में किस सब्जेक्ट में, 60 आ रहा था, 55 आ रहा था, फिर आपका 65 आया और कितना आया, 70 आया। अब मॉडिफाई स्कोर निकालो, जो मॉडिफाइड मार्क बोला है कि इसको कैसे निकालोगे, यानी कि 50 में इसको कन्वर्ट करना है। तो आप मार्क इंटू ऐसे कर सकते हो, मार्क जो है इसका उसको 100 से डिवाइड कर दो और इसको इंटू कर दो 50 से, तो कितना आएगा। तो अगर 50 को इसको इसमें करना है, चेंज करना है, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 25। यानी कि जो पहले 50 नंबर था वो अब कितना हो जाएगा, 25। या फिर आप सिंपली इसको आधा भी कर दोगे तो वही आएगा, सेम मॉडिफाइड मार्क निकल के आ जाएगा। तो 60 की जगह पे अब कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अब 100 आउट ऑफ 100 नंबर मिला था अब उसको कन्वर्ट करके 50 में कर देना है, तो आपको 2 से डिवाइड कर देना है। 55 को चेंज करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 27.5 मार्क। 65 को चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 32.5 मार्क। 70 को चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 35 मार्क।
अब हमें निकालना है इसका क्या बोला है, पॉपुलेशन वेरिएंस। अब पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो पॉपुलेशन वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है, अगर पी एन, याद रखना पी एन मतलब पॉपुलेशन वेरिएंस, अगर सैंपल वेरिएंस होता तो नीचे एन माइनस वन होता, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस है तो हम एन से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन और एन, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस मॉड एक्स, यानी मीन का माइनस करेंगे और क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका होता है पॉपुलेशन वेरिएंस। अब देखो पॉपुलेशन वेरिएंस में क्या क्या आ रहा है, इसमें आपका एक्स आई आ रहा है, एक्स आई तो गिवन है, लेकिन यहाँ पे मीन निकालना है। जो ये मॉडिफाइड मार्क आया निकिता का, उसका पहले आपको मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम टोटल सबका सम कर देंगे और उसको डिवाइड किससे करेंगे, 5 से। तो जितने भी डेटा हैं 25 प्लस 30 प्लस 27.5 प्लस 32.5 प्लस 35, इनको जब सम करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 150 अपॉन 5 से डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा, मीन जो निकल के आएगा वो आएगा निकिता का नए मॉडिफाइड मार्क्स के लिए, वो आ जाएगा 30। अब हमें क्या निकालना है, हमें पॉपुलेशन वेरिएंस निकालना है। इसका फॉर्मूला ये होता है, तो हमें कहीं ना कहीं एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर निकालना है। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें एक में मार्क्स रहेगा एक साइड एक कॉलम में, और दूसरे में क्या होगा, एक्स आई माइनस जो आपका मीन हमने निकाला उसका माइनस करके उसका स्क्वायर रहेगा। तो देखो मार्क्स 25 आए थे निकिता का मॉडिफाइड मार्क, तो ये हमने लिख लिया, फिर 30 आए, फिर आपका 27.5 आया, फिर 32.5 आया, और फिर कितना आया, 35 आया। ठीक है, यही तो डेटा गिवन था जो मॉडिफाइड मार्क हमने चेंज करके निकाला। अब देखो इसका एक्स आई माइनस मॉड एक्स निकालना है, यानी कि 25 माइनस मीन कितना निकाला हमने, मीन 30 निकाला, दोनों का माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो। तो अब बताओ 25 माइनस 30 करोगे तो कितना आएगा, -5, और -5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ही 30 में से 30 माइनस करोगे तो 0 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। ऐसे 27 माइनस 5 में से 30 निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा -2.5, और इसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 6.25। ऐसे 32.5 है तो इसको माइनस करोगे 30 से, तो ये आ जाएगा 2.5, इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना आएगा, 6.25। 35 माइनस 30 करोगे तो ये आएगा 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25। अब यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपका फॉर्मूला है उसमें समेशन है, यानी समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो मॉड एक्स वाला है इनका पूरा का सम कर दो तो आपका समेशन निकल जाएगा। तो ये आप सम करोगे तो कितना आएगा, ये जो सम करोगे आप सम कर लो इनका, 25 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 50, और 50 में ऐड कर दो 6.25 प्लस 6.25 ये हो जाएगा 12.5 प्लस 50, और इसको डिवाइड करना है आपको, क्या डिवाइड अभी नहीं करो, आप सम पहले निकालो। तो ये निकल के आएगा 62.5। आप 62.5 को आप यहाँ रख सकते हो, समेशन ऑफ ने निकाले, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड एक्स निकाल लिया, तो जो आपका ये अब निकल के आएगा पॉपुलेशन वेरिएंस वो आएगा 62.5। और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस है तो हम क्या करेंगे 1/n, यानी कि n कितने नंबर है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 से इसको डिवाइड कर दोगे। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे 62.5 को तो ये निकल के आएगा 12.5। तो जो पॉपुलेशन वेरिएंस होगा मॉडिफाइड मार्कर्स निकिता का वो कितना आएगा, वो होगा 12.5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये बोल रहा है कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय निकिता एंड सुमन। अब आपको बताना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब देखो इसमें एक लॉजिक छुपा हुआ है। आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हो, तो फॉर्मूला पहले आप जान जाओ और इसको निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी ये हम आपको बताते हैं। आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो आप निकालने के लिए क्या करते हो, आप पहले कोवेरिएंस निकालोगे एक्स और वाई का, और फिर क्या निकालोगे, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे आपका एक्स का यानी कि निकिता का, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे सुमन का। ये होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। लेकिन अब इसके निकालने की जरूरत होगी कि नहीं होगी, इसका वैल्यू कितना आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1। कैसे, मैं डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ। तो देखो जो इसका कोरिलेशन आएगा ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जितना निकिता का स्कोर बढ़ रहा है उतना ही क्या हो रहा है सुमन का। इसमें अगर ग्राफ देखेंगे तो ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, जो आप इसका वो निकाल रहे हो, आप निकिता का जो स्कोर है और जो आपका किसका स्कोर है, आप दोनों क्वेश्चन देख लो पहले। निकिता का जो स्कोर है और जो सुमन का स्कोर है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो हर एक एग्जाम में देख रहे हो आपकी 5 का डिफरेंस है। पहले 50 नंबर आया था निकिता का, उससे बोला गया कि सुमन ने 5 ऐड करो तो 55 हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो लीनियर होगा। तो जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो आर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब अगर समझ में नहीं आता है, अब अगर आप चाहते हो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना,
तो आप क्या कर सकते हो, ईजिली इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हो, आपको आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला होता है, पहले आपको निकालना होगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, और फिर निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, निकालोगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सुमन, फिर निकालोगे सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ निकिता, यहाँ पे निकिता हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। अब देखो इसको मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट करूँगा क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम नज़दीक है, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, मैं सारे फॉर्मूले यहाँ पे रख दे रहा हूँ। देखो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो आप निकालते हो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन। पहले आप जो सुमन होगा उसका आप निकालोगे एक्स आई माइनस एक्स, फिर उसके क्या करोगे निकिता वाला का माइनस करोगे वाई आई माइनस मॉड वाई अपॉन, इसका सैंपल निकालना है, सैंपल कोवेरिएंस, तो आपको n माइनस 1 करना होगा। तो ये को आपको क्या निकालना, कोवेरिएंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हो, तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पहले निकिता निकालना होगा तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मॉड एक्स यानी मीन, इसका स्क्वायर कर दो और ठीक, और सबका डिवाइड किससे कर देना है, इसको सबका डिवाइड कर देना है n माइनस 1 से। तो इस तरीके से आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा और इस तरीके से क्या होगा, कोवेरिएंस निकल के आएगा। अब जब दोनों को आप फाइंड करोगे ना, तो जो कोवेरिएंस आएगा उसकी वैल्यू आएगी इसके लिए 250/4, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के आओगे दोनों का और इसका इंटू करोगे तो वो भी कितना आएगा, 250/4 आएगा, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो दोनों सेम ही आएंगे, क्योंकि आपका जो कोवेरिएंस और आपका जो सैंपल डेरिवेशन है वो आपके नंबर पे नहीं होता है, उनके डिफरेंस पे वो करता है। तो मीन में से आप अगर ऑब्जर्वेशन को हटाते हो तो वो सेम डेटा मिलेगा। जब आप जब इसके लिए निकालोगे, आप एक्स आई निकालोगे, उसमें से उसका मीन माइनस करोगे, तो जो वैल्यू आएगा सुमन के लिए वही आएगा निकिता के लिए, इसीलिए आर जो आएगा इसके लिए 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करोगे यानी कोवेरिएंस निकल के आया 250/4, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया निकिता, और स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आएगा आपका किसका, सुमन का, तो वो भी कितना आएगा 250/4 आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो आपका जो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 1। अब आपको टास्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको इसका पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालो, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो ये फॉर्मूला होता है कोवेरिएंस निकालने का, ये फॉर्मूला होता है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, ये फॉर्मूला होता है। सब वैल्यू जो आपको गिवन है उसको आपको इसमें पुट करना है, तो आपका क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।